Hello students, today we will discuss about angle between two lines। बच्चों आज हम दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना सीखेंगे जब लाइंस 3 डायमेंशनल स्पेस में होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस when the equation of lines are given in vector form। Suppose the equation of two lines are, let equation of two lines are vector r is equal to vector a1 plus lambda times vector b1 and vector r is equal to vector a2 plus mu times vector b2। बच्चों यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइन किसी भी प्रकार की लाइन हो, स्क्यू लाइन्स हो या फिर स्क्यू लाइन्स न हो, दोनों ही स्थितियों में अगर हमें इनके बीच का एंगल फाइंड करना है तो यदि ये ओरिजिन से पास कर रही हैं दोनों, तो जो इनके बीच का एंगल है वही आंसर होगा। लेकिन यदि दोनों लाइंस ओरिजिन से नहीं पास कर रही हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इनके पैरेलल ओरिजिन से जाने वाली कोई दो लाइंस हैं। हम पहली लाइन के पैरेलल ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन एज्यूम करेंगे, इसी तरह से दूसरी लाइन के पैरेलल ओरिजिन से जाने वाली एक लाइन एज्यूम करेंगे। अब जो ये ओरिजिन से जाने वाली दो लाइन हैं, इनके बीच का जो एंगल होगा वही इन दी गई लाइंस के बीच का एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देना है कि जो इक्वेशन 1 है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b1, इसमें वेक्टर a1 जो है ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, और वेक्टर b1 के पैरेलल है लाइन। जबकि इक्वेशन 2 वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2 में लाइन पॉइंट से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर a2, जबकि लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है। तो बच्चों एंगल फाइंड करने के लिए आपको स्पेशली ये ध्यान देना है कि लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है। जिन वेक्टर्स के पैरेलल है लाइन, उनके बीच का जो एंगल होगा वही लाइन के बीच का एंगल कहलाएगा। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, then theta will also be the angle between vectors b1 vector and b2 vector to which given lines are parallel। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, पहली लाइन वेक्टर b1 के पैरेलल है, दूसरी लाइन वेक्टर b2 के पैरेलल है। तो लाइंस के बीच का एंगल वही होगा जो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के बीच का एंगल होगा। यहाँ पर पॉइंट का कोई रोल नहीं है एंगल फाइंड करते समय। तो अब हम कह सकते हैं इफ थीटा इज एक्यूट एंगल then the value of cos theta will be vector b1 dot vector b2 divided by mod of vector b1 into mod of vector b2, and we will take the mod of whole quantity so that the value of cos theta remains positive and we will get acute angle। दो लाइंस के बीच में यदि बच्चों एक्यूट एंगल बनेगा तो निश्चित रूप से उनके बीच ऑब्ट्यूज एंगल भी बनेगा। सपोज कीजिए एक लाइन ये है L1 और एक लाइन हमने ये L2 बना दी। यदि इनके बीच एंगल थीटा
ये एक्यूट है, तो निश्चित रूप से ये जो दोनों लाइन के बीच का एंगल दूसरा वाला होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा, ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर एक्यूट एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू होगी मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। यह रिजल्ट बच्चों दो वेक्टर्स के बीच वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करने का आपको फॉर्मूला बताया गया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। उसी की सहायता से ये फॉर्मूला लिखा गया है। तो यहाँ पर इसकी सहायता से हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कह सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर b1 into mod vector b2. Now suppose lines are parallel. If lines are parallel, बच्चों अगर लाइन पैरेलल है तो लाइन जिन वेक्टर के पैरेलल है वे वेक्टर भी पैरेलल होंगे। जैसे पहली वाली लाइन L1 जो है b1 वेक्टर के पैरेलल है, L2 लाइन b2 वेक्टर के पैरेलल है। तो यदि L1 और L2 पैरेलल हो जाएं, जैसे ये मान लीजिए लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, अगर ये पैरेलल हो गई तो मान लीजिए L1 लाइन वेक्टर b1 के पैरेलल है और L2 लाइन किसी वेक्टर b2 के पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक L1 L2 पैरेलल हैं तो वेक्टर b1 और b2 भी पैरेलल होंगे। इफ लाइंस आर पैरेलल देन वेक्टर b1 एंड वेक्टर b2 will also be parallel। तो लाइंस अगर पैरेलल है तो b1 और b2 वेक्टर भी पैरेलल होंगे, तो b1 वेक्टर विल बी पैरेलल टू b2। देन कुछ रिजल्ट इसमें आ जाएंगे इंपॉर्टेंट। अगर ये पैरेलल है तो b1 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लेमडा म्यू का यूज ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम कोई नया स्केलर ले रहे हैं। सपोज कीजिए हमने लिख दिया अल्फा वेक्टर b2 और सम स्केलर अल्फा। दूसरा केस इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। बच्चों यदि लाइन परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 भी परपेंडिकुलर होंगे। देन वेक्टर b1 विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर b2 एंड वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0। तो b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0 when lines are perpendicular, and if lines are parallel then b1 vector will be parallel to b2 vector, and if neither lines are parallel nor perpendicular then the acute angle between lines will be found by using the formula theta equal to cos inverse mod of b1 vector dot b2 vector divided by mod of vector b1 into mod of vector b2। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, लाइंस के अगर इक्वेशन दिए हैं तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको केवल डायरेक्शन का यूज करना है कि लाइंस किस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में लाइन है आप उसका यूज करके आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, सेम उसी मेथड से जिस मेथड से आपने दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड किया था। अब हम मान लीजिए लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। सपोज कीजिए लेट इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, पहली लाइन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं L1 का, x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। और दूसरी लाइन L2 का इक्वेशन लिख रहे हैं अब हम लोग, x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 अपॉन b2 z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो है हमारा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1 आर a1, b1, c1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
line 2 are A2, B2, C2। बच्चों देखिए, हमें कार्टेशियन फॉर्म में या कह लीजिए स्केलर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया है, तो पहले हम ये देख लेंगे कि लाइन जो है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं। अगर हमको डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए तो हम ये लिख सकते हैं कि लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस line 1 is parallel to vector a1 I cap plus b1 j cap plus c1 k cap, और इसको हमने वेक्टर b1 सपोज कर लिया क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में पहली लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल थी उसे b1 वेक्टर कहा था। और सिमिलरली also line 2 is parallel to a vector a2 I cap plus b2 j cap plus c2 k cap, इसको हम b2 वेक्टर सपोज कर ले रहे हैं। तब हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। इफ थीटा बी एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स, देन फॉर्मूला भी आपको बताया गया, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स मॉड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b2। और हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी निकालना जानते हैं, हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना भी जानते हैं। तो अब हम थीटा की वैल्यू लिखने जा रहे हैं, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालने का तरीका बताया गया है कि यदि वेक्टर की वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में दी हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के कोएफिशिएंट को आई कैप के साथ, जे कैप के कोएफिशिएंट को जे कैप के साथ, के कैप के कोएफिशिएंट को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो देखिए b1 वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट a1 है, b2 वेक्टर में आई कैप का कोएफिशिएंट a2 है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आया a1 a2। ऐसे ही जे कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा b1 b2, के कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c1 c2, इनको ऐड कर देंगे। मैग्नीट्यूड के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर b2, दिस विल बी अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स and the obtuse angle will be pi minus theta. Now case 1, if lines are parallel then b1 vector will be parallel to b2 vector, and we have the condition of two vectors to be parallel. If b1 vector is parallel to b2 vector, then the coefficient of I cap, the ratio of coefficient of I cap will be equal to ratio of coefficient of j cap will be equal to ratio of coefficient of k cap. I cap, j cap और k cap के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। दिस मीन्स a1 अपॉन a2 will be equal to b1 upon b2 will be equal to c1 upon c2. And if lines are perpendicular, then b1 vector will be perpendicular to b2 vector. This implies that b1 vector dot b2 vector equal to 0, and the dot product of b1 vector and b2 vector will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। बच्चों यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखे थे तो वहाँ पे हमने पॉइंट को के पोजीशन वेक्टर को a1 वेक्टर और a2 वेक्टर से डिनोट किया था। वहाँ पर a1 वेक्टर a2 वेक्टर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर थे,
जबकि यहाँ पर जो स्मॉल a1 स्मॉल a2 लिखा हुआ है ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो में जो a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो है, a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो है, उसमें से ये a1 a2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका वहां वाले पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है a1 वेक्टर और a2 वेक्टर से। तो बच्चों आइए इस पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 11.2 की क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स। देखिए लाइन का इक्वेशन दिया है, हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सपोज कर ले रहे हैं। तो लाइन 1 इज पैरेलल टू वेक्टर b1 विच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। लाइन 2 इज पैरेलल टू वेक्टर b2, हम दूसरी लाइन को वेक्टर b2 के पैरेलल लिख रहे हैं और यहाँ पर वेक्टर b2 की जो वैल्यू है वो है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। हमने पहले इक्वेशन को बच्चों कंपेयर किया है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर b1 से, और दूसरे वेक्टर को कंपेयर किया है वेक्टर r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। यहाँ पे एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि लेमडा म्यू की जगह कोई भी स्केलर हो सकते हैं। क्वेश्चन में जो स्केलर दिए हो लाइन के इक्वेशन में, हमको कंपेयर करते समय वही स्केलर मान लेना है लाइन के इक्वेशन में। मतलब अगर इक्वेशन में लेमडा की जगह क्वेश्चन में स्मॉल s लिखा होता तो हम इसे कंपेयर करते वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस स्मॉल s टाइम्स b1 वेक्टर से। तो हमें देखिए पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने केवल लिखा है वेक्टर b1 और वेक्टर b2। मतलब हमने केवल वे वेक्टर लिखे हैं जिसके पैरेलल ये दोनों लाइंस हैं। अब अगर हम थीटा को एंगल मान लें, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन लाइंस, तो बच्चों देखिए हम कॉस थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू डायरेक्ट जो भी लिखना चाहें, हम मान लीजिए कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर b2। हमने इस पूरे पे मॉड लगा दिया। मॉड इसलिए लगाया है कि थीटा को हम मान रहे हैं इफ थीटा इज एक्यूट एंगल। देखिए अगर 90 डिग्री का एंगल है तो कॉस थीटा अपने आप 0 आ जाएगा बच्चों, और यदि एक्यूट एंगल है तो या तो एक्यूट भी बनेगा और ऑब्ट्यूज भी बनेगा। तो उस स्थिति में हमने मॉड लगा दिया जिससे कि हमें आंसर एक्यूट एंगल के फॉर्म में ही मिले। अब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम आसानी से निकाल सकते हैं। आई कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, आई कैप के कोफिशिएंट 3 और 1 है। जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, ये 2 और 2 है। के कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, ये 6 और 2 है, और इनको हमने ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो b1 में देखिए आई कैप का कोफिशिएंट 3, 2 और आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, के कैप का कोफिशिएंट 6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट। अब हम b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखना चाह रहे हैं। तो वेक्टर b2 में आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, जे कैप का कोफिशिएंट 2 है और के कैप का कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस। इन न्यूमरेटर वी गेट 3 प्लस 4 प्लस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 plus 36 square root of 1 plus 4 plus 4. This will give us cos theta equal to 19 upon root of 49 into root of 9. This means cos theta equal to 19 upon 7 into 3 equal to 19 upon 21. This means cos theta is equal to cos inverse 19 upon 21.
तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हमको केवल बच्चों ये देखना है कि दी गई लाइंस किन वेक्टर्स के पैरेलल है। जिन वेक्टर्स के पैरेलल लाइन है उन्हीं वेक्टर के बीच का एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो है आपको जो दो लाइन के इक्वेशन दिए हैं, इसमें से हमने एक को इक्वेशन 1 कर लिया, एक को इक्वेशन 2 कर दिया। तो हम पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखने जा रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1। पहले तो बच्चों देखिए डायरेक्शन रेशियो जब हमको लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में लाइन के इक्वेशन दिए हैं, तो हमें न्यूमरेटर में ये एश्योर हो जाना है कि x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c फॉर्म में इक्वेशन हो। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर में x y z होने चाहिए, x y z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये फर्स्ट कंपल्सन है। जब तक x y z का कोएफिशिएंट 1 न हो लाइन के इक्वेशन में, तब तक आप डायरेक्शन रेशियो नहीं लिख सकते डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन 1 में न्यूमरेटर में जो x y z हैं उनके कोएफिशिएंट 1 है, इक्वेशन 2 में भी x y z के कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हम डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आर 2 5 -3 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 आर -1 8 4। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि पहली लाइन वाले इक्वेशन से a1 की वैल्यू 2 है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो को देखिए हम स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो यदि एक से ज्यादा लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं तो पहली लाइन के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनको हम a1 b1 c1 से डिनोट करेंगे। तो a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू 5 हो गई और c1 की वैल्यू -3 हो गई। इसी तरह से दूसरे वाले इक्वेशन से दूसरी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज को हम डिनोट करेंगे a2 b2 c2 से। तो a2 की वैल्यू हो गई -1, द वैल्यू ऑफ b2 इज 8, द वैल्यू ऑफ c2 इज 4। नाउ इफ थीटा इज acute angle between lines, then cos थीटा इक्वल टू, कार्टेशियन फॉर्म का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, mod of whole quantity, so that the value of cos theta is positive. Now put the value of a1 a2, we will get 2 into -1 plus 5 into 8 plus -3 into 4 divided by under root of 2 square plus 5 square plus -3 square, root of -1 whole square plus 8 square plus 4 square. We will calculate it, -2 5 8 जा 40 -3 4 जा -12 and root of 4 plus 25 plus 9 into root of 1 plus 64 plus 16. In numerator we get 26 and in denominator we get root of 38 into root of 81. Root of 81 will be 9, so we get 26 upon 9 into root 38. This will give us theta equal to cos inverse 26 upon 9 root 38. So I am repeating again, direction ratio of first line are 2 5 -3.
So A1 equal to 2, B1 equal to 5, C1 equal to -3. Direction ratios of line 2 are -1, 8, 4. So A2 equal to -1, B2 equal to 8, C2 equal to 4. We will write the formula for cos theta A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by under root A1 square plus B1 square plus C1 square into under root A2 square plus B2 square plus C2 square whole modulus. Just put the value of A1 B1 C1 A2 B2 C2 and calculate it. Now I am going to take one more question. This year one question is asked this type. Suppose the equation of lines are given x minus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 0 is equal to 2z minus 4 upon 7 and 2x minus 3 upon 4 is equal to 5 minus y upon 3 comma z equal to 4. Find angle between lines. बच्चों यहाँ पर देखिए दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है, लेकिन दोनों में से कोई भी इक्वेशन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है हमने बताया कार्टेशियन फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन है उसमें स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो देखिए लाइन 1 का जो इक्वेशन है वो हमें दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू 2z माइनस 4 अपॉन 7। पहले हम इसको चेंज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए x माइनस 1 अपॉन 2 ठीक है, y माइनस 3 अपॉन 0 भी ठीक है। इसमें देखिए 2z माइनस 4 अपॉन 7 लिखा है, यहाँ z का कोएफिशिएंट 2 है न्यूमरेटर में। तो पहले हम इसे 1 बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी फ्रैक्शन को हम के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई 2। तो वी विल गेट z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 अपॉन 2। तो हम कह सकते हैं हियर डायरेक्शन रेशियोज आर 2 0 7 बाई 2 मीन्स A1 इक्वल टू 2 B1 इक्वल टू 0 C1 equal to 7 by 2. Now take the second equation, line 2. Line 2 is given as x minus 3 upon 4 is equal to 5 minus y upon 3 comma z equal to 4। यहाँ पर बच्चों देखिए z equal to 4 को अलग से दे दिया है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, आप लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले 2x माइनस 3 अपॉन 4, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट 2 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आएगा x माइनस 3 बाई 2 और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। नेक्स्ट टर्म में जब हम बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं y का कोएफिशिएंट -1 है। 5 माइनस y लिखा है मतलब y का कोएफिशिएंट -1 है। हम y के कोएफिशिएंट को +1 बनाना चाहते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 5 और डिनोमिनेटर में किया तो -3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अभी हम डायरेक्शन रेशियो नहीं लिख पाएंगे। हम यहाँ देखिए क्या करने जा रहे हैं, 4 कांस्टेंट है, इसको ट्रांसफर किया तो ये आ गया z माइनस 4 इक्वल टू 0 और 0 को हम समझ सकते हैं 0 इंटू एनी नंबर, 0 into any number will be 0. So just write these as x minus 3 upon 2 divided by 2 is equal to y minus 5 upon minus 3 and will be equal to z minus 4 और 0 जो राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लाके इसके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो z minus 4 upon 0 can be written equal to any number. So we have written it equal to x minus 3 by 2 upon 2 equal to y minus 5 upon minus 3. This will be the equation of line in standard form. Here direction ratios are 2 minus 3 0 means A2 equal to 2
B2 equal to -3, C2 equal to 0. Now, if theta is acute angle between line, then cos theta will be equal to A1A2 plus B1B2 plus C1C2 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 square. Just put the value and get the answer. A1 into A2, 2 into 2 will be 4. B1 into B2, 0 into -3 will be 0. C1, C2, 7 by 2 into 0 will be 0. Now square root of A1 square, 2 का square 4, B1, 0 का square 0, 7 by 2 का square 49 by 4 into A2 का square, 2 का square 4, B2 का square, -3 का square 9, C2 का square, 0 का square 0. तो वी गेट cos थीटा इक्वल टू 4 अपॉन, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 4 प्लस 49 बाई 4, 49 प्लस 36 85, रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 4 एंड दिस इज रूट ऑफ 13. ऑन सिंप्लीफाइंग वी गेट cos थीटा इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 85 इंटू 13. This will give you theta equal to cos inverse 8 upon under root 1105. कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा. प्रोसीजर आपको क्लियर हो गया होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक्स.